आज की कहानी में एक ऐसी लड़की है जो भविष्य देख सकती है कि कब किसकी मौत होने वाली है और वो लोग किस तरीके से मरेंगे तो कैसे हो। मेरे मूवीज के चाहने वालों तो कहानी की शुरुआत 60 के दशक से होती है, जहां आइरिस नाम की एक लड़की और उसका बॉयफ्रेंड पॉल को देखते हैं। अब पॉल उसे सरप्राइज देने के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग के स्काई व्यू के टॉप पर खुले एक शानदार रेस्टोरेंट के टिकट्स जुगाड़ लेता है। आइरिस को ये सरप्राइज तो पसंद आता है, लेकिन बिल्डिंग की इतनी ज्यादा हाइट देखकर उसकी कहुशी डर में बदल जाती है। भीड़ से भरी लिफ्ट देखकर वो कहती है कि उसे अगली लिफ्ट का इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिफ्ट ऑपरेटर उन्हें कहता है कि जगह है, अंदर आ जाओ। और फिर आखिर में वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अब उसका दरवाजा अटक जाता है और उसे जबरदस्ती बंद करना पड़ता है। लिफ्ट से जो व्यू दिखता है वो जमीन से भयानक डिस्टेंस को और भी साफ दिखाता है और ऑपरेटर बताता है कि ये अमेजिंग टावर तय समय से 5 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था। शीशे का फ्लोर देखकर आइरिस को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन एक लड़का है जिस पर इसका उल्टा इफेक्ट होता है और वो उसी पर टैप डांस करने लगता है। पॉल को आइरिस का डर दिखता नहीं है और उसकी प्रॉब्लम्स तो ऊपर जाकर शुरू होती हैं, क्योंकि रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को अंदर जाने से रोक देता है। पॉल समझाता है कि उसने किसी जेक नाम के आदमी से बात की थी, लेकिन उस एम्प्लॉय को अभी-अभी नौकरी से निकाल दिया गया है। आइरिस को डिनर मिस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पॉल को चीयर अप करने की हर कोशिश करती है जब तक वे विंडोज के करीब नहीं पहुंच जाते। अचानक उसे घबराहट महसूस होती है और वो वॉशरूम जाने के लिए कहती है। जैसे ही वो डांस फ्लोर पार कर रही होती है, एक शैंपेन का ढक्कन ऊपर लगे झूमर से टकराता है, जिससे उसका एक पेंडेंट टूट जाता है और ग्लास फ्लोर में दरार पड़ जाती है। इन सब से अनजान आइरिस अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। उतने ने बैंड ब्रेक लेता है और सिंगर शांटेल आइरिस की हालत देखकर उससे बात करने आती है। वो घबराहट सिर्फ डर की वजह से नहीं है, दरअसल आइरिस प्रेग्नेंट है। उसने अभी पॉल को नहीं बताया है, लेकिन शांटेल कहती है कि अगर वो उससे प्यार करता है तो सब ठीक हो जाएगा। हमें दिखता है कि उसके खुद का एक छोटा बच्चा बैक स्टेज पर शो खत्म होने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद पॉल और आइरिस रूफटॉप पर जाते हैं, जहां वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और वो इसी मोमेंट का फायदा उठाकर अपना सीक्रेट खोल देती है। बच्चे के बारे में जानकर वो बहुत खुश होता है, जिससे आइरिस को बहुत रिलीफ मिलती है और वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उसी समय लिफ्ट वाला वही लड़का एक सिक्के को हवा में उछालता है और वो वेंटिलेशन डक्ट में जाकर एक फैन में अटक जाता है। आइरिस और पॉल डांस करने नीचे उतरते हैं, इस बात से अनजान कि फ्लोर में पहले ही क्रैक्स पड़ चुकी है। जैसे ही म्यूजिक और तेज होता है, कॉइन फैन से निकलकर इतनी तेजी से बाहर आता है कि वो एक पाइप को छेद देता है, जिससे गैस लीक होने लगती है। इधर ये लोग टूटे हुए ग्लास पर पैर रखकर नाच रहे हैं और गैस पूरे बिल्डिंग में फैलने लगती है। पार्टी के लोगों के वजन से कुछ सपोर्ट स्क्रू भी टूटने लगते हैं। अचानक फ्लोर वाकई टूट जाता है और दर्जनों लोग गिरकर मर जाते हैं, जिससे गिरने में एक सपोर्टर भी टूट जाता है। नीचे स्टाफ लाशों की बारिश से हैरान हो जाता है और बचने के लिए भागता है। आइरिस ग्लास पर नहीं थी और खुद को बचाने में कामयाब रहती है, लेकिन पॉल लटका रह जाता है और ज्यादा देर तक नहीं रुक पाता और बाकी बचे गेस्ट पैनिक में आ जाते हैं और एक महिला शेफ से टकरा जाती है जो एक डिश को आग लगा रहा था, जिससे उसके कपड़ियों में आग लग जाती है। वो पूरे हॉल में चिल्लाते हुए दौड़ती है, इस बात से अनजान कि वो गैस से भरे एरिया में आग ले जा रही है। एक्सप्लोजन टावर के ऊपरी हिस्से को अपनी चपेट में ले लेता है और कॉइन झूमर पर जा गिरता है। सीढ़ियों का एक सेक्शन ढह जाता है और इतने सारे लोग लिफ्ट की ओर भागते हैं कि वो भी नीचे गिर जाती है। आइरिस को पता चलता है कि चीजें एक कोने की ओर जा रही हैं और वो उल्टी डायरेक्शन में जाती है। तभी स्ट्रक्चर टूट जाता है, जिससे कई लोग फिसलकर विंडोज से टकरा जाते हैं। तभी वो कॉइन एक पियानो पर गिरता है जो पहले से ही गिरने की कगार पर था और वो भी फिसल जाता है। विंडोज को तोड़ता हुआ लड़के पर गिर जाता है जो सीढ़ियों से नीचे उतरने में कामयाब रहा था। पार्टी हॉल का आधा हिस्सा गिर जाता है और अब सिर्फ आइरिस ही सिंगर के बेटे के साथ बची है। बाकी हॉल के गिरने लगते ही वो उसे बचाने के लिए दौड़ती है और वे दोनों एंगेजमेंट रिंग के सहारे लटके रहते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। जब आइरिस सीधे एक नुकीली चीज पर गिरती है, अचानक तभी सुबह स्टेफनी रेयस एक बुरे सपने से चौंक कर जागती है। यानी वो ये सपना देख रही थी, अब यह उसके साथ अक्सर हो रहा है और यह जानते हुए कि उसकी नानी का नाम आइरिस था, अब वो अपने रूममेट के उसे निकालने से पहले अपने पास्ट के बारे में पता करने का सोचती है। स्टेफनी के पिता का नाम मार्टी है और वो उसे देखकर खुश है, लेकिन वो उससे अपनी सास यानी आइरिस के बारे में बात करने के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगता। वो कहता है कि मैंने उनका सारा सामान उनके जाने के तुरंत बाद फेंक दिया था। स्टेफनी का एक भाई है जिसका नाम चार्ली है, जो अपने कजिन से मिलने जा रहा है। ये सुनकर वो अपने मामा की फैमिली से इंक्वायरी करने का मौका देखकर स्टेफनी चार्ली को लिफ्ट देने की ऑफर करती है। रास्ते में वो उसे बुरे सपनों के बारे में बताती है और उसे याद दिलाती है कि उनके पिता को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। उसके कजिन्स एरिक, बॉबी और जूलिया हैं। कोई भी सरप्राइज विजिट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता और स्टेफनी को एहसास होता है कि वो सबसे कितनी दूर हो गई है, लेकिन वो अपने मिशन पर फिर से फोकस करती है और अपने मामा हावर्ड और मामी ब्रेंडा से बात करने जाती है। हावर्ड आइरिस का बेटा है और उसे भी उसके बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन जब स्टेफनी स्काई व्यू के सपने देखने का जिक्र करती है तो वो उन दोनों के बीच टेंशन देखती है। हावर्ड कहता है कि माँ बहुत
परेशान हो चुकी थी क्योंकि उन्हें मौत का डर रहता था। इसलिए उन्होंने मेरी और तुम्हारी माँ डार्लिन की जिंदगी नरक बना दी है। मेरी माँ आयरिस एक्सीडेंट्स के रिस्क को लेकर इतनी डरी हुई थी कि वो हमें अपने रूम से बाहर निकलने भी नहीं देती थी। हालात इतने खराब हो गए थे कि उसने अपने बच्चों की कस्टडी खो दी, लेकिन फिर भी हमें लेटर्स और वार्निंग भेज के परेशान करती रही। स्टेफनी उन लेटर्स को देखने के लिए कहती है और हावर्ड उसकी हेल्प करने से मना कर देता है और इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से बंद कर देता है। ब्रेंडा ही अकेली है जिसे स्टेफनी पर दया आती है और वो उसे एक हिंट देती है कि उसे क्लूज कहाँ मिल सकते हैं। बताए गए ड्रॉर में ढूंढने पर उसे एक बॉक्स मिलता है स्काई व्यू के एंट्रेंस पर। पॉल के साथ आयरिस की एक पिक देखकर वो लगभग हैरान हो जाती है क्योंकि वो फोटो उसके सपने से ली गई ऐसा उसे लगता है। उसकी नानी के लेटर्स भी उस बॉक्स में हैं और स्टेफनी एनवेलोप पर दिए गए एड्रेस पर जाने का फैसला करती है। जर्नी लंबी है और डेस्टिनेशन लगभग एक फोर्ट्रेस है जहां उसकी नानी आयरिस रहती है। उसे इंटरकॉम के जरिए अपनी नानी से अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है और आयरिस उसे कुछ भी अंदर ना लाने को बोलती है। फिर वो अपनी जेब खाली करने के बाद ही वो अंदर जा पाती है। स्टेफनी सब कुछ सही जगह पर रख देती है और सिक्योरिटी और ट्रैप्स से भरे कोर्टयार्ड को पार करती है। घर के अंदर लगभग पूरी तरह से डार्कनेस है और उसकी नानी बहुत अजीब तरह से बिहेव करती है जैसे वो लगातार अलर्ट की सिचुएशन में हो। इसके बावजूद वो उसे मिलने के लिए एग्री होती है और पूछती है कि मेरी बेटी डार्लिन कैसी है। स्टेफनी बताती है कि उसकी माँ उसे 10 साल की एज में छोड़कर चली गई थी और तब से वे कभी नहीं मिले। बातों को बदलते हुए वो बुरे सपने के बारे में बात करती है और स्टेफनी को आयरिस समझाती है कि यह सिर्फ एक ड्रीम नहीं है बल्कि वो खुद की एक प्रीमोनिशन है, यानी ये सब पहले हो चुका है। तभी हमें दिखता है कि लगभग 50 साल पहले स्काई व्यू के उस समय में असल में क्या हुआ था। आयरिस को प्रपोजल के दौरान वो सीन दिखता है जिसमें आगे क्या क्या होने वाला था, इसलिए वो सबसे पहले उस लड़के के कॉइन को फेंकने से पहले उसे छीनने में कामयाब रहती है। हॉल में नीचे आकर वो स्टेज पर जाती है और माइक्रोफोन में बोलना शुरू करती है। सबको फ्लोर टूटने से पहले फ्लोर से उतरने के लिए कहती है। गार्ड्स उसे वहां से हटाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन गेस्ट देखते हैं कि ग्लास में वाकई क्रैक्स पड़ रही है और इसी के साथ आयरिस सैकड़ों जान बचा लेती है। आज में वापस आकर आयरिस कहती है कि स्काई व्यू बंद हो गया था और फिर कभी नहीं खुला, जिससे सभी लोगों की मौत का समय बदल गया, जिसकी वजह से टाइम लाइन चेंज हो गई, जिससे वो लोग और उनसे हुए बच्चों को आज होना ही नहीं चाहिए था, पर वो लोग आज भी जिंदा है। इसलिए मौत उन सब के पीछे पड़ी है जिसमें पॉल भी शामिल था। यही रीजन है कि आयरिस ऐसे रहती है और अपने बच्चों को बचाती थी और आज वो खुद बचकर रहती है। फिर भी अब गेम ओवर हो गया है क्योंकि उसे 2 महीने पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। स्टेफनी कहती है कि बुरा सपना भी उसी टाइम के आसपास शुरू हुआ था। आयरिस इस कोइंसिडेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाती और बस कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जब यूनिवर्स आपको चेतावनी भेजे तो उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद वो स्टेफनी को अपनी रिसर्च से बनाई एक बुक दिखाती है और कहती है कि उन्हें अभी रहना होगा क्योंकि डेथ अब पूरे परिवार को लेने आएगी। स्टेफनी ये सुनकर सोचती है कि अब मैं इस जिम्मेदारी के बीच फंस गई हूँ और अब कोई मेरे पर विश्वास कर रहा है कि मैं सबको बचा लूंगी, पर मैं अपनी नानी की तरह पागल ना हो जाऊं। ये सोचकर वो डर जाती है और यहाँ आने का उसे पछतावा होता है, इसलिए वहाँ से जाना चाहती थी और वो कहती है कि उसे कॉलेज वापस जाना है और वो वहाँ से जाने के लिए जल्दी करती है, जिससे आयरिस को लगता है कि स्टेफनी उसकी बातों को मजाक में ले रही है। इसलिए आयरिस 20 साल में पहली बार फ्रंट डोर से बाहर निकलती है और उसे बुक सौंप देती है। फिर वो स्टेफनी से पीछे हटकर आगे जो होने वाला है वो देखने के लिए कहती है कि जब कोई इंसान अपनी जान नहीं बचाता तो उसके क्या होता है। उसी समय रूफटॉप से हवा की दिशा दिखाने वाला गिरता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर को चालू कर देता है जो एक तीर की तरह आगे बढ़कर आयरिस के सिर में घुस जाता है। स्टेफनी इसे देखकर डर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वो हावर्ड से आयरिस के फ्यूनरल में मिलती है तो उनसे माफी मांगती है। उसके फ्यूनरल में डार्लिन भी आती है। हावर्ड और मार्टी उससे मिलने के लिए एक्साइटेड लगते हैं, जबकि चार्ली और स्टेफनी खुद को रोकते हैं और स्टेफनी को गुस्सा आया और वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी चार्ली उसे बोलना है कि तुम उनके जैसी जब मन करे आती हो वरना अपनी लाइफ में मस्त रहती हो, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि कम से कम वो पागल जैसी हरकतें तो नहीं करती है। अपनी माँ से मीटिंग अवॉइड करते हुए स्टेफनी अपने फादर के घर पर रुकती है जबकि फैमिली बारबेक्यू करती है। डार्लिन आती है और एक बड़ी मिस्टेक कर देती है क्योंकि उसकी कुकीज में पीनट होती है और वो भूल गई थी कि बॉबी को एलर्जी है। इसी बीच दर्जनों छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही थी जिसके लिए आयरिस ने ध्यान रखने को बोला था, पर इकट्ठे हुए परिवार का ध्यान उन पर नहीं जाता। हावर्ड लाइफ के लिए चीयर्स करता है और कहता है कि उसकी माँ ने अकेलेपन में कितनी खुशियां खो दी थी। इसी बीच स्टेफनी उस बुक को खोलती है और फर्स्ट पेज पर कॉइन को चिपका देखकर डर जाती है। जैसे जैसे वो नोट्स देखती है और स्काई व्यू के लगभग सभी बचे हुए लोगों की खौफनाक मौत के तरीकों
लड़कों के बारे में पढ़ती है, डर उस पर हावी होने लगता है। इधर हावर्ड अपनी सिस्टर को फैमिली से रिकनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि बच्चे उसके बिना अच्छे हैं। स्टेफनी भी वहां जाने का फैसला करती है और अपने भाई को कई बार कॉल करती है, लेकिन वो कजिन्स के साथ बाउंसिंग कर रहा होता है, इस बात से अनजान कि ट्रैम्पोलिन के नीचे एक नुकीला रैक पड़ा है। अपने मामा के घर जाते समय स्टेफनी यूनिवर्स के चेतावनी को समझना शुरू कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी नानी आयरिस करती थी। ऐसे चेतावनी को समझना जिन्हें कोई और नहीं देख पाता। जब यंगस्टर्स हावर्ड को भी खेलने के लिए बुलाते हैं तो डार्लिन रेक को देखकर चिल्लाती है और अपने भाई को इंजरी से बचाने के लिए उसे रिमूव करने के लिए भागती है। हालांकि डेथ इतनी इजीली नहीं टलेगी। जल्द ही ब्रेंडा एक बॉटल गिरा देती है जो एक बटन से टकराती है, जिससे एक लंबी पाइप भर जाती है। जैसे ही यह भरती है, यह रेक के साथ लटके टूल्स को पुश करना शुरू कर देती है। स्टेफेनी तभी पहुंचती है जब बॉबी इलास्टिक तोड़ता है और चिल्लाता है, जिससे डरकर जूलिया गेम पीसेस गिरा देती है, जिससे ग्लास का एक पीस हावर्ड के रास्ते में आ जाता है। वो उस पीस पर पैर रखता है और उसका पैर कट जाता है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बैकवर्ड गिर जाता है। उसी समय रेक पलट जाता है और घास काटने वाली मशीन को चालू कर देता है, जो उसके फेस पर आता है और वो उसे घिस देती है। इस भयानक एक्सीडेंट से स्टेफनी के सारे डाउट दूर हो जाते हैं और वो बुक का डिलिजेंटली स्टडी करना शुरू कर देती है। उसे पता चलता है कि सभी डेथ्स आयरिस की प्रीमोनिशन के सिमिलर ऑर्डर में हुई थी और अपने कंक्लूजन्स को एक्सप्लेन करने के लिए फैमिली को बुलाती है। अब बचे हुए लोग इतने ज्यादा थे कि डेथ को हर एक को मारने में इतना टाइम लगता है कि वो आज भी जिंदा है। अब नेक्स्ट फेज शुरू हो गया है, जहां मौत लोगों को लेने आती है। इसका मतलब है कि सिर्फ मार्टी और ब्रेंडा ही सेफ है, क्योंकि अगर स्काई व्यू ट्रेजेडी वैसे ही हुई होती जैसी उसे होनी चाहिए थी तो बाकी सब पैदा भी नहीं होते। रिकॉर्ड्स के अनुसार नंबरिंग लोगों की उम्र के हिसाब से है और इसका मतलब मौत हर बच्चे को 1 बाय 1 खत्म करने वाली है। हावर्ड की डेथ इस थ्योरी को कंफर्म करती है और इस केस में लिस्ट में अगला एरिक है। अब ये सुनकर ज्यादातर रिलेटिव्स को यह बात बहुत ही बकवास लगती है और ब्रेंडा को रिग्रेट होता है कि उसने स्टेफनी को आयरिस को ढूंढने में हेल्प की। चार्ली और बॉबी ही अकेले हैं जो इस भयानक प्रेडिक्शन से डरते हैं, लेकिन बाकी लोग बस स्टेफनी को चुप रहने के लिए कहते हैं। और डार्लिन वार्न करती है कि इसी तरह के बातों से उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी। वहां से एरिक सीधे काम पर जाता है और उसका बॉस उसे लास्ट क्लाइंट के बाद स्टूडियो क्लोज करने के लिए कहता है। अपनी कजिन के डिस्टर्बिंग मैसेजेस को इग्नोर करते हुए वो इन्फ्लेमेबल लिक्विड से इक्विपमेंट क्लीन करता है और फिर अपनी आर्म पर डैड वर्ड का टैटू बनवाता है। फिर एक डेकोरेशन शेल्फ से कुछ फिसल जाता है और एक चेन रिएक्शन शुरू करती है, जिसका एंड लिक्विड के एक जार के गिरने से होता है। जब एरिक यह देखने जाता है कि क्या हुआ, तो फैन की एक चेन लूज हो जाती है और सीधा उसके नाक में घुस जाती है। ऊपर से फैन स्टॉप नहीं होता, चेन को खींचने लगता है और एरिक को उसकी नोच से ऊपर खींचता रहता है। तेजी से ऊपर उठने की डेस्परेट रेस में वो लैंप को पूल में गिरा देता है और एक एक्सप्लोजन कर देता है। सुबह स्टेफनी और चार्ली आग लगने की न्यूज सुनकर पैनिक में आ जाते हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि एरिक लगभग बच गया। बस एक मोल्ड पर गिरने से हार्ट शेप्ड मार्क पड़ गया। फिर भी स्टेफनी अपनी धुन पर अड़ी रहती है और स्ट्रीट पर अपने कजिन का पीछा करती है। सभी पॉसिबल डेंजर्स को देखती है, जैसे लड़कों का एक ग्रुप बॉल खेल रहा है। जब एक गार्बेज ट्रक आता है तो स्टेफनी एरिक को दूर रहने के लिए कहती है और वो उसका उल्टा करता है। जब दोनों लड़ते हैं तो जूलिया अपनी मॉर्निंग जॉग शुरू करती है। तभी एक बॉल उसे उस गार्बेज ट्रक में पुश कर देती है, जिसे व्हीकल पिकअप कर रहा था। एरिक, स्टेफनी और चार्ली चिल्लाते हुए ड्राइवर को अलर्ट करने के लिए दौड़ते हैं, जिसने हेडफोन्स लगाए हुए हैं। स्टेफनी ट्रक पर चढ़ाई करने में कामयाब हो जाती है और जूलिया को बताती है कि कोई डेंजर नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट नंबर उसका नहीं है। फिर एरिक आखिरकार ड्राइवर को स्टॉप करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो लोग मौत को नहीं टाल सकते थे और जूलिया कंपैक्टर से क्रश हो जाती है। अब जब रिलेटिव्स स्टेफनी की बातों पर बिलीव करने लगे हैं तो वो कंफ्यूज्ड होती है और गलत ऑर्डर बताने के लिए खुद को ब्लेम करती है। तभी ब्रेंडा बताती है कि हावर्ड एरिक का बायोलॉजिकल फादर नहीं था। स्टेफनी हमेशा करेक्ट थी और उसने जूलिया पर अटैक करने वाली हर चीज की प्रेडिक्ट भी की थी और सिर्फ विक्टिम को गलत चुन लिया, क्योंकि उसे अपनी मामी की इस हरकत के बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट नंबर बॉबी का होने के कारण वो उसे बचाने के लिए उसकी हेल्प मांगता है और अब डार्लिन भी अपनी बेटी पर विश्वास करती है, लेकिन मार्टी अभी भी ये सब नॉनसेंस मानता है। स्टेफनी दूसरों को आयरिस का एक नोट दिखाती है जिसमें जेबी नाम के किसी पर्सन का जिक्र है और डार्लिन को याद आता है कि आयरिस का यह फ्रेंड होप नाम के हॉस्पिटल में काम करता था। वे डार्लिन के ट्रेलर में वहां जाने का फैसला करते हैं और एरिक को पीनट बटर थ्रो करना याद रहता है, क्योंकि अब बॉबी के लिए हर छोटी चीज का ध्यान रखना जरूरी है। स्टेफनी ट्रेलर के चारों ओर अपनी पिक्चर्स देखकर हैरान रह जाती है और डार्लिन बताती है कि वो सिर्फ इसलिए चली गई थी क्योंकि वो आयरिस जैसी बनने लगी थी। हमेशा किसी एक्सीडेंट में अपने बच्चों को खोने से डरती थी। हॉस्पिटल में मिस्टीरियस जेबी हर किसी का नाम से वेलकम करता है और उन्हें यह भी पता होता है कि वे किस ऑर्डर में मरेंगे। वो शांटल का बेटा है जिसे आयरिस के साथ मरना चाहिए था और वो तब से मौत से बच रहा है। वो एक्सप्लेन करता है कि इस कर्ज से छुटकारा पाने के केवल 2 रास्ते हैं, या तो डेथ के नियर एक्सपीरियंस से बचो जो हमेशा बहुत रिस्की होता है, यानी खुद को मारने की कोशिश
कोशिश करो या किसी की लाइफ ले लो। इस लास्ट केस में किलर को अपने विक्टिम का बचा हुआ टाइम मिल जाता है। जेबी कहता है कि वो बहुत परेशान है और इस चीज से जो लोग फंसे हैं उनसे डील करते करते थक गया है। वैसे भी वे सब मरने वाले हैं, तो क्या फायदा ये सब करने का। आखिर में फिर उसकी टर्न होगी मौत को फेस करने की। स्टेफनी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती और कोई और सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करती है, लेकिन फेल रहती है। एरिक जेबी पर उसके सेंसिबल नेचर के कारण ट्रस्ट करता है और पीनट्स से बॉबी को किल करने का फैसला करता है। लेटर उसे रिवाइव करने की प्लानिंग करता है जिससे वो बच जाएगा। वो प्लान पर इतना फोकस्ड है कि वो बाकी सभी चीज भूल जाता है और एक फंसे हुए पीनट को निकालने की कोशिश करते समय अपने भाई को कैंडी मशीन के नीचे ऑलमोस्ट क्रश कर देने वाला था। फिर वो बॉबी को एक रूम में वेट करने के लिए कहता है और डोर जोर से बंद कर देता है, जिससे गलती से एमआरआई मशीन चालू कर देता है। जब बाकी तीनों देखते हैं कि एरिक और बॉबी वहां नहीं हैं, तो वे सोचते हैं कि दोनों डेथ के नियर एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कर रहे हैं और हॉस्पिटल में उनकी सर्च स्टार्ट कर देते हैं। एरिक एक व्हील चेयर के साथ वापस आता है ताकि जब उसका भाई पीनट खाकर मरने लगे वो उसे इमरजेंसी रूम तक ले जाने को तैयार रहे। बॉबी पीनट खाता है। पहले उसे कुछ नहीं होता और वे सोचने लगते हैं कि एलर्जी ठीक हो गई है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे सफोकेशन होने लगता है और एरिक उसे शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि वो राइट टाइम आने से पहले उसकी हेल्प नहीं कर सकता। उसे मशीन की एक्टिविटी का एहसास तभी होता है जब डार्लिन कॉल करती है और उसका सेल फोन मैग्नेटिक पावर से अट्रैक्ट होकर चिपक जाता है। इसके बाद उसके कान की बालियां उसे मशीन खींचने लगती हैं और तभी व्हील चेयर उसे मशीन में घुसाकर उसे कुचल देती है। उसके बॉडी को हाफ में फोल्ड कर देती है। पावर इंक्रीज होती रहती है और इतने अनकंट्रोल्ड लेवल तक पहुंच जाती है कि वो हॉलवे से मेटल्स को भी अंदर पुल कर लेती है। बॉबी एरिक के हाथ में अपनी एलर्जी की दवाई देखता है और उसकी ओर खुद को ड्रैग करने के लिए स्ट्रगल करता है। वो उसे लगाने में कामयाब रहता है और एलर्जी रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। जब एक नर्स आखिरकार उस रूम को चेक करने आती है, एक स्कैन मशीन से एक स्प्रिंग लूज हो जाती है और मैग्नेट द्वारा पुल कर ली जाती है। रास्ते में बॉबी के फोरहेड को चीर देती है। इसी के साथ हावर्ड का परिवार खत्म हो जाता है और नेक्स्ट नंबर डार्लिन, स्टेफनी और चार्ली का होता है। यह जानकर डार्लिन जिंदा रहने और अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए खुद को आयरिस के फोर्ट्रेस में आइसोलेट करने का फैसला करती है। जब तीनों हग करते हैं तो कॉइन बुक से बाहर निकल जाता है और रोड पर रोल कर जाता है बिना स्टेफनी के नोटिस किए। डार्लिन उन दोनों को हाइडिंग प्लेस पर जाने की परमिशन देती है क्योंकि स्टेफनी रास्ते में आने वाले चेतावनी से ज्यादा अच्छे से जानती थी। ठीक फर्स्ट इंटरसेक्शन पर डार्लिन का ट्रेलर ऑलमोस्ट एक ट्रक से टकरा जाता है और वो अपनी डॉटर को व्हील पास करने का फैसला करती है। उनके जाने के बाद एक ओल्ड लेडी ग्राउंड से कॉइन पिकअप करती है और उसे अपने पर्स में रख लेती है। फैमिली के अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर ही उन्हें पता चलता है कि अंदर जाना कितना डिफिकल्ट है और स्टेफनी को स्पॉटलाइट्स को लेकर बैड फील होने लगता है। अपनी माँ को हाउस के अंदर ले जाने के लिए वो वैन रिवर्स करती है और एक्सीलरेटर पर पैर रखती है। गेट से टकराकर अंदर घुस जाती है। टक्कर से ऊपरी कंपार्टमेंट से एक चीज गिरती है और उसकी सीट बेल्ट बकल से टकराती है। एक स्पॉटलाइट से स्पार्क्स निकलने लगते हैं और ड्रेन में इकट्ठे पत्तों में आग लग जाती है। डार्लिन अपनी डॉटर को खुद को फ्री करने में हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन स्टेफनी कहती है कि अगर वो क्विकली अंदर चली जाए तो सबके लिए ज्यादा सेफ होगा। हालांकि एक बार फिर उसकी बात सच हो जाती है और एक लाइट से निकलने वाली स्पार्क्स एक बड़ा एक्सप्लोजन करती है, पूरे घर को डिस्ट्रॉय कर देती है और ट्रेलर को फ्लिप कर देती है जो पानी में गिर जाता है। स्टेफनी अब वाटर में फंस गई है और बाहर नहीं निकल पा रही है, जबकि उसका भाई किसी चीज के नीचे दबा हुआ। वो अपनी माँ को गिरा देख पैनिक में आ जाता है, लेकिन वो ही है जो उसे खुद को फ्री करने में हेल्प करने आती है और फिर उसे अपनी सिस्टर को सेव करने के लिए कहती है। तभी लाइट का पोल गिर जाता है जिससे डार्लिन गिरने से दो भागों में बंट जाती है। इससे स्टेफनी की सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाती है क्योंकि अब वाकई उसकी टर्न है। चार्ली ट्रेलर पर चढ़ाई करता है और अंदर जंप कर जाता है। जब वो सीट बेल्ट कट करने में कामयाब होता है तो स्टेफनी ने स्ट्रगल करना स्टॉप कर दिया था, लेकिन कुछ ही देर बाद चेस्ट कंप्रेशन से वो होश में आ जाती है। सिबलिंग्स अपनी माँ के जाने से दुखी होते हैं क्योंकि स्टेफनी के रिवाइव होने का मतलब है कि कर्स का एंड हो गया है। वीक्स लेटर चार्ली के हाई स्कूल ग्रेजुएशन का डे आता है और उसकी डेट जेनी नाम की एक गर्ल है। जब स्टेफनी उसे उसके घर तक ड्रॉप करती है तो वही ओल्ड लेडी जिसने कॉइन पिकअप किया था पास में एक लेमोनेड स्टॉल पर होती है। ठीक वही कर्सड कॉइन उसके पर्स से गिर जाता है और रोल करते हुए ट्रेन ट्रैक्स तक पहुंच जाता है, जहां वो ट्रैक्स के मैकेनिज्म को जाम कर देता है। उसी समय चार्ली और स्टेफनी जेनी के फादर से बात कर रहे होते हैं जो एक डॉक्टर हैं। जब वे उसे हाल ही में डूबने की घटना के बारे में बताते हैं तो वो फैमिली की शांति तोड़ देता है, यह एक्सप्लेन करते हुए कि क्लिनिकल डेथ ऐसे वर्क नहीं करती। अगर चार्ली उसे सीपीआर से सेव करने में कामयाब रहा तो उसका हार्ट कभी एक्चुअली स्टॉप हुआ ही नहीं था और वो कभी सच में मरी नहीं थी। जैसे ही वो यह कहता है स्टेफनी को फिर से मौत की चेतावनी दिखने लगती है और डिरेल ट्रेन ठीक उसी डायरेक्शन में इजेक्ट हो जाती है, जिससे सिबलिंग्स भागने लगते हैं। जब स्टेफनी गिर गई तो ट्रेन उससे कुछ इंचेस पहले स्टॉप हो जाती है और वो मुश्किल से बाहर निकलती है, लेकिन जैसे ही वो खड़ी होती है तभी ट्रेन के एक डिब्बे से बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े गिरते हैं और दोनों सिबलिंग्स को एट द सेम टाइम उन्हें कुचल देते हैं।